हेलो बच्चों, आ जाओ। आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर फ्रिक्शन की। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों आपने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शन कौन कौन से होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। इन्हीं के बेस पे आपको आंसर्स देने हैं। ओके, और फ्रिक्शन क्या होता है ये भी आपको पता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो इसमें होगा आपका रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑफ सरफेसेस, नेचर ऑफ द सरफेसेस। तो नेचर कैसा होता है, आपका स्मूथ हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, इर्रेगुलर हो सकता है या रफ हो सकता है। तो आप लिख सकते हो उन सबको इकट्ठा। नेचर ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। जब हम हाथ रब करते हैं तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन पाउडर ऑन कैरम बोर्ड, ये फ्रिक्शन। यानी कि जब हम कैरम खेल रहे होते हैं, गोटियाँ स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ी सी रफ सरफेस हो जाती है जिसकी वजह से खिसकती नहीं है। तब उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, बोरिक पाउडर डाल देते हैं, छिड़क देते हैं थोड़ा सा, तो फटाफट वो भागने लगती हैं। तो वही यहाँ पे पूछा गया, क्या करेगा, फ्रिक्शन कैसा होगा। द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। यानी कि ये वाला जो है डी वाला आंसर, ये रिड्यूसेस फ्रिक्शन हो जाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज क्या है, देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है या ज़्यादा है। यस, लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आंसर लिखे। तो पहले का रिलेटिव मोशन हो जाएगा, नेचर हो जाएगा, हीट हो जाएगा, रिड्यूसेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे डिस्कस करें, यस, आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, 4 चिल्ड्रन were asked to arrange forces due to rolling, static, sliding, friction in decreasing order। अब ये 4 तरह के फ्रिक्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको क्या करना है, ये देखो। 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static, sliding, friction in decreasing order। अब 4 चिल्ड्रन क्या है, अपना पूछ रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन तीनों का क्या होगा। रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। अब इन तीनों नहीं, चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सारे के सारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कौन से वाले होंगे। रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग। रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। आपको याद रखना है कि स्टैटिक में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, फिर उससे कम स्लाइडिंग में, फिर उससे कम, सबसे कम रोलिंग में। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। तो रोलिंग, अब नेक्स्ट रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग। अब आपको आंसर पता चल गया होगा, इसका है डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैटिक, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा होता है तो पहले रखना पड़ेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब ये हो गया घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि
तो सबसे कम किस में हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? रोलिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, एलिदा रन्स हर toy car on a dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. एलिदा जो है इसके पास एक टॉय कार है और वो डिफरेंट फ्लोर उसने बना रखे हैं। एक तो ड्राई मार्बल फ्लोर ले लिया, एक उसको गीला मार्बल फ्लोर ले लिया, एक न्यूज़पेपर बिछा दिया, एक टॉवल बिछा दी। अब चारों पे वो चला के ट्राई करेगी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वो क्या करेगी? चेक करेगी, किस में कम हो रहा है, किस में ज़्यादा हो रहा है। तो आपको क्या बताना है? द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सर्फेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। अब ऊपर वाले में डिक्रीजिंग बताना था, इस वाले में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस में लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवेल। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ड्राई मार्बल फ्लोर, फिर न्यूज़पेपर, फिर उसके बाद वेट मार्बल फ्लोर। तो जाहिर है कि वेट में कैसा होगा? कम लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ड्राई मार्बल फ्लोर में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और सबसे ज़्यादा किस में? नहीं है इसमें, उसके बाद न्यूज़पेपर में लगेगा, फिर सबसे ज़्यादा किस में? टॉवल में लगेगा। तो आप इसी तरीके से चारों ऑप्शन में क्या कर सकते हो? सोच सकते हो किसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहा है। तो ए ऑप्शन इसमें सही बता रहा है। ए ऑप्शन क्या है? वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल, बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। क्यों? सबसे कम किस में लग रहा है? वेट में, फिर उसके बाद किस में लग रहा है? ड्राई में, फिर उससे ज़्यादा न्यूज़पेपर में, सबसे ज़्यादा टॉवल में। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? यस, suppose your writing desk is tilted a little. A book kept on it starts sliding down. Show the direction of frictional force acting on it. यानी कि हमारे राइटिंग डेस्क पर, ठीक है, एक क्या है? बुक रखी हुई है। देखो ऐसे बुक रखी हुई है राइटिंग डेस्क पर, और वो थोड़ी सी कैसी क्या है? ऐसे झुकी हुई है, हल्की, सीधी ना रखे, वो थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है। अब आपको बताना है कि show the direction of frictional force acting on it. अब फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उस बुक के ऊपर। ठीक है, तो आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में वो एक्ट करेगा, अपोजिट टू दैट ऑफ स्लाइडिंग बुक। यानी कि जो स्लाइडिंग पोर्शन है उसके अपोजिट जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 5th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। एक भरी हुई बाल्टी, साबुन के पानी से भरी हुई बाल्टी क्या है? एक्सीडेंटली मार्बल फ्लोर पे बिखर जाता है गलती से। ठीक है, वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर? वाई? आप बताएंगे
कि उस फर्श पे, सोपी वाटर वाली फर्श पे चलना मुश्किल होगा या आसान होगा, और क्यों ऐसा होगा? आंसर है फ्रिक्शन इज रिड्यूस ड्यू टू सोपी वाटर। अब जो सोपी वाटर है तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ज़्यादा होने से क्या है, हम फिसलेंगे नहीं, कम होगा तो फिसल जाएंगे। तो आप यूँ मानो कि जो सोप वाटर बिखर गया है तो वो फ्रिक्शन रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूस फ्रिक्शन हो जाएगा एंड मेक्स द फ्लोर स्लिपरी। ठीक है, और फ्लोर को कैसा बना देगा? स्लिपरी, ड्यू टू विच फुट कैन नॉट मेक अ प्रॉपर ग्रिप ऑन द फ्लोर, वी मे स्लिप ऑन द फ्लोर। ठीक है ना, प्रॉपर ग्रिप नहीं बन पाएगी फ्लोर पे, हम पैर नहीं जमा पाएंगे और हम फिसल जाएंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। तो स्पोर्ट्समैन जो हैं, जो शूज़ पहनते हैं उसमें कांटे जैसे क्यों लगे होते हैं, स्पाइक्स क्यों लगे होते हैं? स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन शूज़ एंड द सरफेस। तो जो स्पाइक्स लगे होते हैं उसकी वजह से जो सरफेस होती है ना उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। अब आपने देखा होगा बर्फ़ पे चलते समय, पहाड़ों पे चलते समय उनके इसी टाइप के शूज़ होते हैं ताकि उनकी ग्रिप अच्छे से बनी रहे फर्श या सरफेस के बीच में। तो इंक्रीजिंग ग्रिप या फ्रिक्शन की वजह से वो स्पाइक्स वाले शूज़ यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, एक्सप्लेन। ये तो हुई क्या है, इकबाल हैज़ टू पुश अ lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Okay, who will have to apply a larger force and why? अब इकबाल और सीमा दोनों धक्का दे रहे हैं, सेम कहाँ पर? फ्लोर पर, एक ही जैसा फ्लोर है। तो लेकिन इकबाल के पास में हल्का बॉक्स है और सीमा के पास में कैसा है? हैवियर बॉक्स है। अब दोनों बॉक्सेस के ऊपर इकबाल या सीमा कौन ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है और क्यों ऐसा होता है? तो ये आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। देखो, a heavy object produces more friction as it is pressed hard against the opposite surface. So Seema will have to apply a large force. आपको पता है कोई हैवी चीज़ अगर फर्श पे रखी होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो किसको लगाना पड़ेगा? सीमा को। जाहिर है सीमा को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप एक्सप्लेन करो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। तो इसकी वजह है the sliding friction is less than static friction because the sliding object get less time to interlock into the contact points on the floor. अब फ्लोर पर जिनका कांटेक्ट ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है, यानी कि जिनका ज़्यादा कांटेक्ट है, यानी कि इंटरलॉकिंग हो रही है। अब उस इंटरलॉकिंग आपको देखना है किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम बोला गया, क्यों? बस वजह वही है क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फर्श के बीच में इंटरलॉकिंग कम हो पा रही है, ठीक है ना। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है
उसकी स्टैटिक वाले ऑब्जेक्ट्स की और फर्श के बीच में जो भी फ्रिक्शन हो रहा है, इंटरलॉकिंग जो भी कांटेक्ट हो रहा है, इंटरलॉकिंग हो रही है सरफेस के बीच में, वो ज़्यादा हो रही है। तो स्टैटिक वाले की इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी और स्लाइडिंग की कम होगी। तो यही हमारा आंसर है। फिर देख लेते हैं। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट गेट लेस टाइम टू इंटरलॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। सीधा सीधा मतलब ये है कि स्लाइडिंग में जो इंटरलॉकिंग होती है सरफेस के बीच में, यानी कि जो कांटेक्ट होता है, कम रहता है और इसी वजह से स्लाइडिंग में क्या है, फ्रिक्शन कम होता है। अब गिव एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। अब वो एग्जांपल आपको बताना है कि फ्रिक्शन हमारा दुश्मन है या दोस्त है, ये फ्रेंड है या फो है, यानी कि फो मतलब दुश्मन, ये है दोस्त। तो फ्रिक्शन हमारे दोनों ही होते हैं, दुश्मन भी होते हैं और दोस्त भी होते हैं। अब दोस्त कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। इट अलाउज अस टू मेक ग्रिप एंड कैच ऑब्जेक्ट्स। अब दोस्त ऐसे होते हैं कि हम जो चल रहे हैं ना डेली आराम से फर्श पे, वो ये फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं। अगर फ्रिक्शन फर्श में नहीं होगा तो हम इजी ग्रिप नहीं बना पाएंगे और ऑब्जेक्ट्स को कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स अस टू वॉक इजीली ऑन द फ्लोर। बाकी आप सोच ही सकते हो कि हम जिसकी वजह से फर्श पे आराम से वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। It helps to minimize the speed or to stop any moving object. अब ये फ्रिक्शन जो है, जो हमारा दोस्त है, वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है। इट हेल्प्स अस टू राइट ऑन द बोर्ड और पेपर। और ये क्या करता है, हेल्प करता है कहाँ, बोर्ड पर। अगर हम बोर्ड पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे डेली लिखते हैं चॉक से, और पेन से पेपर पे लिखते हैं तो आराम से लिख लेते हैं। अगर फ्रिक्शन होगा तो फटाफट वो क्या स्लिप करता जाएगा और इजी नहीं रहेगा लिखने में। ठीक, यानी कि फ्रिक्शन कम हुआ तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और फ्रिक्शन हमारा इसीलिए फ्रेंड है। ठीक है। अब दुश्मन किस तरीके से है ये भी देख लेते हैं। अब ये हमारा दुश्मन भी है। जस्ट वेट बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, अभी तक तो हमने देखा फ्रिक्शन हमारा दोस्त कैसे है, और अब देखते हैं फ्रिक्शन एज अ फो, यानी कि दुश्मन। इट कॉजेज वियर एंड टियर इन ऑब्जेक्ट्स। अगर सरफेस रफ होगी, ठीक है, और ऊपर नीचे इर्रेगुलर सरफेस होगी, तो उससे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो कट फट जाते हैं। ठीक है। रफ सरफेस पे अगर हम एक ऐसी सड़क पे चलें जिसमें कंक्रीट वाली है और एक एकदम स्मूथ है, तो जो कंक्रीट वाली है, रफ सरफेस है, उसमें हमारे जो शूज़ हैं उनके सोल जल्दी फट जाते हैं। ठीक है ना। तो यही है, इट कॉजेज वियर एंड टीयर्स इन ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, बाई अप्लाइंग मोर फोर्स इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है ना वो भी कम कर देता है ये क्या, सरफेस, जिसकी रफ सरफेस होती है, और उनमें फोर्स भी कैसा लगाना पड़ता है, ज़्यादा। अब देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस हर्डल्स इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली। अब जो भी ऑब्जेक्ट आराम से फ्री चल रहा होगा तो उसमें ये बाधा पहुंचाता है। ठीक है।
तो आराम से ये मूव नहीं कर पाते हैं ऑब्जेक्ट ऐसी रफ सरफेस वाली जगहों पर। अब आपने देखा फ्रेंड क्यों है और पो क्यों है, आपने ये डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 10 है और आई थिंक लास्ट है। तो हम देखते हैं, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। आपने देखा होगा फ्लूइड यानी कि सबमेरीन्स को वाटर में, एयर में, तो ये सब क्या हैं, फ्लूइड हैं। तो इनमें आपने सबमेरीन्स देखे होंगे, एरोप्लेन देखे होंगे, उनके जो शेप बने होते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंटेड होते हैं आगे का, और बॉडी का एक पर्टिकुलर शेप होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि the objects moving in fluids must have a special shape to overcome the fluid friction or to reduce fluid friction due to its special shape called streamlined body। तो जो उसका पर्टिकुलर शेप होता है, स्पेशल शेप होता है ऑब्जेक्ट्स का, जिनको फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या है, ओवरकम करना रहता है, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, तो उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। तो और उसकी बॉडी कैसी होती है, उस पर्टिकुलर शेप को क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। जैसे फिश का शेप होता है, ठीक है, बोट का शेप होता है, वही क्या बोला जाता है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोला जाता है। तो उसका ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप क्यों होता है, ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन से ओवरकम कर सकें और फ्रिक्शन को कैसे कर सकें, रिड्यूस कर सकें, यानी कि एयर में भी चीज़ें आसानी से आगे मूव कर सकें और फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।